क्लेम के समय आप सिर्फ वही डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो क्लेम के सेटलमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड हो। कोई भी रीजन हो, आप पॉलिसी को कैंसिल करके प्रोपोर्शनेट प्रीमियम वापस ले सकते हैं, क्लेम नहीं होना चाहिए। होम इंश्योरेंस इंडिया में पिकअप नहीं किया है। ऐसा एक डाटा कहता है कि नॉट इवन 1% ऑफ द हाउसेज आर इंश्योर्ड। सो फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन और कस्टमर का अपना से, ये नहीं कि हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। बाढ़ आने से भी डैमेज हो सकता है, घर में आग लगने से भी डैमेज हो सकता है। तो बाढ़ का आना या आग का लगना, इसी को पेरिल्स बोलते हैं, कॉज ऑफ लॉस। कॉज ऑफ लॉस होता है, जिसके कारण की लॉस होता है, उसको पेरिल्स बोलते हैं। कि 24 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को सर्वेयर नियुक्त कर देना है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आईआरडीए के 5 नए ऐतिहासिक नियम हेल्थ इंश्योरेंस पर एक वीडियो बनाया, जो कि लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और कई सारे कमेंट्स उस वीडियो पर हमें देखने को मिले। आज के इस वीडियो पर हम आईआरडीए के 5 नए ऐतिहासिक नियम जनरल इंश्योरेंस पर, इस सब्जेक्ट पर एक वीडियो बनाने वाले हैं। और ये जो वैसे तो कई सारे नियम हैं, लेकिन हम 5 नियम को हाईलाइट करने वाले हैं, जो कि नए नियम गाइडलाइंस आईआरडीए लेकर आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नियम आईआरडीए ने जनरल इंश्योरेंस पर लाए हैं, ये जनरल इंश्योरेंस कस्टमर को बहुत ज्यादा एम्पावर करने का काम करेंगे। और इन 5 नियम पर चर्चा करने के लिए, 5 नए नियम आईआरडीए के जो है, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर मनोज पांडे, जो कि बिमटेक इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर है। चलिए मिलते हैं मनोज पांडे जी से। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते रंजीत जी। सो वन बाय वन, पांडे जी, अच्छा आपका कुछ आप हाँ, कुछ बोलना डिस्क्लेमर, चाहते हैं? मैं जो भी अपनी राय दे रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, संस्था से इसका कोई लेना देना, कोई संपर्क, मतलब संदर्भ नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट। सो पांडे जी, 5 नियमों पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो कई सारे नए नियम लेकर आई है जनरल इंश्योरेंस पर आईआरडीए। 5 नियमों को हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मोटर इंश्योरेंस पर क्या नए नियम आईआरडीए लेके आई है, उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। पांडे जी, ओवर टू यू। मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं यहाँ कि आईआरडीए सीरीज में डिफरेंट गाइडलाइंस ला रहा है। और जब ये गाइडलाइंस इशू किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे के जितने भी अलग अलग तरह के सर्कुलर और गाइडलाइंस पहले इशू किए गए थे, उन सबको मर्ज करके लाया जा रहा है। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने जब जिक्र किया था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो उसमें लगभग पिछले 53 सर्कुलर्स को मर्ज करके एक गाइडलाइंस बनाया गया था। और ये जो सर्कुलर या गाइडलाइंस है, कहा जा रहा है इसको, गाइडलाइंस जो आया है, ये लगभग 13 या 14 डिफरेंट सर्कुलर्स, गाइडलाइन, क्लैरिफिकेशन को मर्ज करके बनाया गया है। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि ये जो गाइडलाइंस आया है, ये जनरल इंश्योरेंस के रिटेल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए है। यानी रिटेल लाइन का मतलब होता है हम और आप जैसे इंडिविजुअल कस्टमर के लिए है। कॉरपोरेट लाइन के लिए ये सर्कुलर नहीं है। संभव है कि आने वाले समय में आईआरडीए उसके लिए भी गाइडलाइंस लाए। तो जब हम जनरल इंश्योरेंस में रिटेल लाइन की बात करते हैं, तो मूलतः 2-3 पॉलिसियां ही होती हैं। एक तो हेल्थ ऑलरेडी अलग से है, मोटर इंश्योरेंस होता है, आपका फायर पॉलिसी होता है जो छोटे प्रोप्राइटरी शिप में आप अपने दुकान वगैरह के लिए ले सकते हैं, और फिर एक होम इंश्योरेंस होता है जब हम अपने घरों का बीमा करते हैं। तो मूलतः ये जो गाइडलाइन आया है, ये 3 चीजों से डील कर रहा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि मोटर इंश्योरेंस के बारे में इसमें क्या सुझाव नहीं है, ये तो नियम है जो कि सबको फॉलो करना पड़ेगा। 2 चीजें इसमें आईआरडीआई ने बहुत ही क्लियरली कही है। पहला, इन्होंने ये कहा है कि बाय डिफॉल्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है वो आपको देना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक ही पॉलिसी जिसमें कि ओन डैमेज, साथ में थर्ड पार्टी लाइबिलिटी तो कंपलसरी है, लेकिन ओन डैमेज इज नॉट कंपलसरी। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का ऑप्शन देना है। कस्टमर अगर ये कहता है कि हमें ओन डैमेज नहीं चाहिए, तो वो ना बोलेगा तो आप उसको हटा दीजिएगा। लेकिन जो अच्छी बात आई है, जो कि बहुत ही, जो बोलते हैं ना, दूरगामी फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है, उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी बदला है, और आज के डेट में जो अंडरराइटिंग पहले जो मोटर का होता था कि
किस साल की गाड़ी है, कौन सा ब्रांड है, उसके बेसिस पे प्राइस हो जाता था। नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आपको कस्टमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ये है कि टेक्नोलॉजी के कारण आज अलग अलग ढंग से प्राइसिंग हो सकती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो महीने भर में 10,000 किलोमीटर, और मैं चलाता हूं केवल 100 किलोमीटर, तो आपका रिस्क ज्यादा है, मेरा रिस्क कम है, मेरे प्रीमियम कम होनी चाहिए। आप एक अच्छे ड्राइवर हो और मैं बहुत ही रफ ड्राइवर हूं, तो फिर आपका प्रीमियम कम होना चाहिए, मेरा ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं पे एज यू ड्राइव। आपकी ड्राइविंग स्किल के बेसिस पे आपकी प्राइसिंग होनी चाहिए। पे एज यू यूज, आप जितनी गाड़ी ज्यादा चलाओगे तो आपका प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए। पहले ये सब संभव नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए, लेकिन अब टेक्नोलॉजी है। टेलीमेटिक्स डिवाइसेस आजकल गाड़ी में, नए गाड़ियों में बने बनाए आते हैं, केवल उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो आईआरडीए ने यह भी कहा है कि कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस का तो आप ऑप्शन देंगे ही देंगे, साथ में आप कस्टमर को इस बात का भी ऑप्शन देंगे कि वो जो प्रीमियम जिस तरह से अंडरराइटिंग करवाना चाहे, पे एज यू ड्राइव, पे एज यू यूज, पे एज यू गो, उसका भी ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। लेकिन रंजीत जी, फैक्ट ये है कि ये ऑप्शन लेने के लिए गाड़ियों का जो एक टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है वो हर गाड़ी में उपलब्ध नहीं है। मैंने 5 साल पहले जो अपनी गाड़ी खरीदी है उसमें ये टेलीमेटिक्स डिवाइस नहीं लगा हुआ है, तो बट नेचुरल है कि मैं वो जो ऑप्शन है वो मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज जो कोई एसयूवी खरीद रहा है या हाई एंड कार खरीद रहा है, उसमें वो डिवाइस ऑलरेडी है, इसलिए नए लोग उसको ले सकते हैं। इंटेंट बड़ा क्लियर है कि अब अपना काम करने का तरीका बदलिए, कस्टमर को चॉइस दीजिए, उसकी बात सुनिए और उसके अनुसार प्रीमियम चार्ज कीजिए। तो ये नया सजेशन, सजेशन भी नहीं है, जो गाइडलाइंस है ये वो नया आया है, गाइडलाइन है, ये और नया इंश्योरेंस प्रावधान कंपनी है को मानना इंश्योरेंस पड़ेगा। पॉलिसी में। ये नया प्रावधान है इंश्योरेंस पॉलिसी में, मोटर यस, इंश्योरेंस पॉलिसी में, कि अगर मैं, ये पहले नहीं था, अगर मैं पहले नहीं कम था। ड्राइव करता हूं तो मैं उसमें लिख दूंगा कि मेरा महीने का ड्राइविंग कम है, वो हिसाब से मेरा प्रीमियम कम हो जाएगा। नहीं, आपके सिर्फ लिखने से नहीं होगा, वो भी मॉनिटर करेंगे। उसमें भी कुछ दिक्कतें आएंगी कि अगर आप लिखते हो कि मैं केवल 1,000 किलोमीटर महीने साल में चलाऊंगा, और अगर आप एक्सीड करोगे तो आपका इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाएगा। फिर हाँ, आपको उसको होता है ना इंडोर्समेंट के अनुसार अपना आपका किलोमीटर इंडोर्समेंट करना बढ़ाना होगा। पड़ेगा। ठीक है, वो चीजें टेक्नोलॉजी से बड़ी ही सीमलेस होंगी, वो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन या आप कहोगे कि मैं चलाऊंगा 1,000 और चलाओगे 3,000, वो तो नहीं चलेगा ना। तो इस प्रकार का प्रावधान है, लेकिन जो व्यक्ति कम गाड़ी चलाता है उसका देखिए, प्रीमियम कम हो जाएगा। ऑलरेडी है, ये कोई नई चीज नहीं है। कम से कम इंडियन मार्केट में पिछले 4-5 सालों से इस तरह की पॉलिसियां हैं, लेकिन हमारा कस्टमर बेस भी इस तरह की पॉलिसियों को ज्यादा प्रेफर नहीं करता है। और भी दिक्कतें पॉपुलर नहीं हो पाई हैं। प्रोविजन है, तो टेक्नोलॉजी है, पॉलिसियों, इंश्योरेंस कंपनियों के पास इस तरह के प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, टेक ऑफ नहीं हुआ है। अब शायद इस गाइडलाइंस के आने के बाद सब जगह से जब मतलब प्रेशर पड़ेगा तो चीजें बदलेंगी, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। चलिए, ये एक प्रावधान तो आ गया, ये पहला हमारा गाइडलाइन जिसपे हमने चर्चा की। नंबर 2, पांडे जी, कई बार ऐसा होता है कि जब कस्टमर का क्लेम आता है तो कई बार डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में, सारे डॉक्यूमेंटेशन न देने की वजह से क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है या डिले हो जाता है। तो इसके ऊपर आईआरडीए ने जो नया गाइडलाइन बनाया है उसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए। मुझे लगता है कि ये जो गाइडलाइन है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए, इंश्योरेंस में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, आपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, जो नेक्स्ट जो सबसे क्रूशियल जो एस्पेक्ट होता है उसको कहा जाता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग में क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट हो, मोटर गाड़ी हो या घर हो या फैक्ट्री हो, आप उसके रिस्क प्रोफाइल को जज करते हो। उसके लिए आपको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं जो प्रपोजल फॉर्म में आता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट से भी आता है। उन सारी चीजों को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि हमें बीमा देना है कि नहीं देना है, ना भी आप बोल सकते हो। और साथ ही अगर हमें बीमा देना है तो किस प्राइस पे देना है। अगर हायर रिस्क प्रोफाइल है तो आप उससे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते हो। बहुत ज्यादा हायर है जो आप बियर नहीं कर सकते हो एज ए इंश्योरेंस कंपनी, शायद आप ना भी बोल सकते हो, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। होता क्या है कि बीमा लेने के लिए, बीमा करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए अंडरराइटिंग स्टेज पे जहां की सबसे ज्यादा सख्ती होनी चाहिए, वहां बिल्कुल नियमों को ढीला कर दिया जाता है, क्योंकि बीमा आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है। और जब क्लेम आता है तब आप बहुत सारी चीजें जो आपको अंडरराइटिंग के स्टेज पे मांगनी चाहिए तो उसको ही मांग करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है और मेरा एक गोडाउन है।
जब मैंने फैक्ट्री और गोडाउन का इंश्योरेंस लिया तो आपने फटाफट दे दिया, प्रीमियम ले लिया। और जब मैं क्लेम, गोडाउन में आग लग गई और जब मैं क्लेम मांगने आऊंगा तब आप मांगोगे कि अच्छा आपका लीज लाइसेंस का एग्रीमेंट दिखाइए, वो गोडाउन आपका है आप प्रूव कीजिए, वो आपका ही सामान वहां रखा था ये प्रूव कीजिए। IRDAI कह रहा है कि ये सब नहीं चलेगा। क्लेम के समय आप सिर्फ वही डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो क्लेम के सेटलमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड हो। आप हमसे स्टॉक रजिस्टर मांग सकते हैं कि उसमें कितना सामान पड़ा था, उस स्टॉक का वैल्यूएशन मांग सकते हैं कि किस इनवॉइसिंग पे उस सामान को खरीदा गया था, लेकिन आप ये नहीं मांगेंगे कि उस गोडाउन का लीज लाइसेंस एग्रीमेंट आपका सही ढंग से था कि नहीं था। मैं जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, ये हर जगह है। मोटर के पॉलिसी में भी आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट मांगने हैं आप अंडरराइटिंग पे मांगिए। क्लेम स्टेज पे अंडरराइटिंग स्टेज वाले डॉक्यूमेंट मांग करके आप कस्टमर को तंग नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा जो स्टेटमेंट दिया है IRDA ने, डिक्टेट किया है, ये कस्टमर के हित में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाकई में बहुत अच्छा नया गाइडलाइन है। क्योंकि कई बार जो है वो पेपर के चक्कर में क्लेम कस्टमर का जो है काफी लंबे समय तक रुका रहता है। एक चीज और हाँ, भी बहुत देखने मिली। बहुत शिकायतें आ रही हैं इस तरह के। अब मानिए कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यूज दे दिया और बाद में डेथ क्लेम के समय आप बोल रहे कि बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, कोई मतलब नहीं बनता ना। मांगना है तो पहले मांगिए, और करेक्ट। मांगना चाहिए भी, रिक्वायरमेंट है, नहीं मांग के आप गलती कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। कई बार ऐसा भी होता है पांडे जी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने कस्टमर का स्टैंडर्ड जो है वो लिमिटेड रखना चाहती है कि इस स्टैंडर्ड के लोग ही हमें चाहिए। और ऐसे चलते भी कई बार जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मोटर इंश्योरेंस में स्पेशली मुझे ऐसा देखने मिला है कि भाई इसका पॉलिसी हम रिन्यू नहीं करेंगे, इसका पॉलिसी हम रिन्यू नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो है कस्टमर की पॉलिसी को रिन्यू नहीं करती है। कई बार इस चक्कर में भी कि भाई आपने जो है क्लेम ज्यादा कर लिए थे मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, वो चलेगा, क्योंकि अंडरराइटिंग का पर्पस ही ये होता है कि आप रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आप अपनी नहीं, रिन्यू प्राइसिंग करते वक्त, रिन्यू रिन्यू करते वक्त करते हो। हाँ। आपने हाँ, कस्टमर की पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया क्योंकि उन्होंने जो है वो क्लेम ज्यादा कर लिए थे, क्या इसके ऊपर भी किस केस में इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर की पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है? तीसरे प्रावधान के बारे में बात कर रहा हूं। इसके ऊपर भी कोई गाइडलाइन निकाली है, कोई नियम बनाया है? यहाँ दो चीज है। आपने जब रिन्यूअल की बात की तो रिन्यूअल जो होता है एक फ्रेश एग्रीमेंट होता है, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हाँ हम रिन्यूअल करेंगे, क्योंकि आपने क्लेम बहुत लिया है तो प्राइसिंग इतनी हाई कर देगी कि आप खुद ही भाग जाओगे। यही प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, क्योंकि से नाक जल्दी कोई पॉलिसी कोई इंश्योरेंस कंपनी कहना नहीं चाहती है, जहां तक मैं जानता हूं। आपका संदर्भ शायद उस नए गाइडलाइंस पे है जहां की पॉलिसी कैंसिलेशन की बात की गई है। अभी तक ये था, देखिए जनरल इंश्योरेंस के जो रिटेल लाइन की जो पॉलिसियां हैं थी, मूलतः वो 1 साल की पॉलिसी होती है और हर साल उसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। अभी तक ऐसा प्रोविजन नहीं था कि हमने पॉलिसी ले लिया तो हम उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं, जब प्रोविजन ही नहीं था। अब ये आ गया है और IRDA ने ये कहा है कि दो दो साइड है। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि बहुत बड़ी चीज है, और एक छोटा मोटा हम और आप जैसे कस्टमर है जो कि छोटे लोग हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए ये फैसिलिटी दिया है IRDAI ने कि कोई भी कारण हो, अगर हम पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कराना चाहते हैं तो मैं पॉलिसी को कैंसिल कर सकता हूं। और अगर उस पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया है तो प्रोपोर्शनेट रूप से प्रीमियम का भुगतान वापस करना पड़ेगा। जैसे मानिए कि हमने 10,000 रुपए में एक मोटर गाड़ी पॉलिसी ली थी, 6 महीने पॉलिसी चल गई है, कोई क्लेम उसमें नहीं आया है, तो मेरा 5,000 रुपया आपको वापस देना पड़ेगा। तो कस्टमर के लिए तो बहुत ही आसान है, कोई भी रीजन हो आप पॉलिसी को कैंसिल करके प्रोपोर्शनेट प्रीमियम वापस ले सकते हैं, क्लेम नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को भी ये फैसिलिटी दी गई है कि आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत हाथ पांव बांध दिए गए हैं, वो अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकते हैं। वो पॉलिसी को तभी कैंसिल कर सकते हैं जब उनके पास ये पुख्ता सबूत हो कि पॉलिसी लेते वक्त कस्टमर ने गलत बयानी की थी, इंफॉर्मेशन सही नहीं दिया था, या उनके इंटेंट फ्रॉडुलेंट इंटेंट थे। वो जो इंश्योरेंस में एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, उसमें ये माना जाता है, बहुत ही पिलर है वो कॉन्ट्रैक्ट का, कि कस्टमर को भी अपने बारे में हर चीज बताना चाहिए सही सही। तो अगर आपने सही सही नहीं बताया, वो भी फ्रॉडुलेंट इंटेंट के कि हमें पैसा बनाना है, और ये अगर इंश्योरेंस कंपनी पकड़ लेती है तो इंश्योरेंस कंपनी अपने तरफ से भी पॉलिसी का कैंसिलेशन कर सकती है।
ये बहुत अच्छा प्रोविजन है और मेरे ख्याल से कस्टमर फ्रेंडली है ये। तो पहले ऐसा नहीं था का मतलब नहीं था, कस्टमर जो है बीच में अपनी पॉलिसी कैंसिल करता तो उसे पैसे नहीं मिलते। नहीं, नहीं था। अब ऐसा है कि बीच में कभी भी कैंसिल कर दे, जो बचे हुए जो समय बच गया, साल का हाँ, कॉन्ट्रैक्ट था, 6 महीने बाद कैंसिल कर रहा है तो 6 महीने का पैसा उसे मिल जाएगा। बिल्कुल। ये अब नया प्रावधान आ गया। नया आ गया। और इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ फ्रॉडुलेंट, अगर उसे लगता है कि फ्रॉड है तो ही कैंसिल लगता कर, नहीं है, लगता नहीं है। उनको इस बात को प्रूफ पुख्ता करना पड़ेगा, प्रूफ प्रूव करना करना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट के साथ बताना पड़ेगा कि आप हमारे साथ धोखा कर रहे थे, इसलिए बहुत हम आपकी पॉलिसी यूनिलैटरली कैंसिल कर रहे हैं, प्रूफ करना अपनी तरफ पड़ेगा। से कर रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। तो आप बता रहे थे पांडे जी कि ये इंडिविजुअल लोगों से कंसीडर, इंडिविजुअल लोगों को कंसीडर करके ही ये जो प्रावधान है, ये जो नए नियम है, ये लाए गए हैं। तो मतलब होम इंश्योरेंस, ये होम, गाइडलाइन जो आया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ, वो जनरल इंश्योरेंस के रिटेल बिजनेस के लिए। जनरल इंश्योरेंस के रिटेल बिजनेस के हाँ, लिए। कॉर्पोरेट के तो लिए नहीं, हो सकता है उसके बारे में कभी बाद में वो और भी गाइडलाइंस आए। जनरली जो है होम इंश्योरेंस लोग बाय नहीं करते हैं। होम इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए आईआरडीए किस प्रकार के नए गाइडलाइन लेके आया है, कस्टमर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके आया है, उस पर थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिए, देखिए, मैं रोशनी डाल हमारा दीजिए। ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो होम इंश्योरेंस है, मैंने भी नहीं लिया है, मैं दूसरों को क्यों बोलूँ, मेरा अपने मकान का मैंने होम इंश्योरेंस नहीं लिया है। होम इंश्योरेंस इंडिया में पिकअप नहीं किया है। ऐसा एक डाटा कहता है कि नॉट इवन 1% ऑफ द हाउसेज आर इंश्योर्ड। जब केवल वो बिल्डिंग बनती रहती है, उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी वगैरह जो होता है, कमर्शियल लाइन, वो उस समय इंश्योरेंस होता है। या बैंक से हमने लोन लिया है तो बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए जबरदस्ती, अच्छा करता है, जबरदस्ती ही करता है लेकिन अच्छा करता है, वो इंश्योरेंस कर देता है। जैसे ही लोन का चुकता हो जाता है, हम लोग फिर से अपना इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। खुद मैं एग्जाम्पल हूँ। चलिए, इसको बढ़ावा देने के लिए एक कारण ये भी है कि लोग क्यों नहीं होम इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि होम इंश्योरेंस में बेसिकली एक फायर पॉलिसी होती है और उसमें एक नेम्ड पेरिल्स होता है कि 12-13 चीजों को हमको कवर करना है। अब उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कस्टमर को लगता है यार मैं क्यों प्रीमियम दूं, ये तो मेरे मेरे घर में, मेरे फ्लैट में ये खतरा होने ही वाला नहीं है ना। जैसे मानिए किसी की बिल्डिंग का 14वें फ्लोर पर जो आदमी रहता हो, उसको लगेगा यार मैं फ्लड का प्रीमियम क्यों दूं, इस तरह की फीलिंग आती है और जेन्युइन है। आईआरडीए ने ये कहा है कि ठीक है, होम इंश्योरेंस के लिए जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसको आप रखिए, आप उसको बेचने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कस्टमर के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो क्या क्या चीजों को नहीं लेना चाहता है, किस किस, उसको पेरिल्स बोलते हैं, किस किस पेरिल्स को वो नहीं लेना चाहता है। जब वो नहीं लेगा तो उसका प्रीमियम घटना चाहिए। साइमल्टेनियसली उन्होंने ये भी कहा है कि आप नए नए कवरेज, जो जमाना बदलता गया ना, ये फायर पॉलिसी पता ना 100 साल पहले बनी है, वही चल रही है अभी तक। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जमाने को देखते हुए आप नए एड ऑन कवर भी बनाइए और उसको ऑप्शन दीजिए कि कुछ चीजों को कस्टमर अपना हटा देगा और कुछ चीजों को अपने पॉलिसी में वो ऐड कर देगा। यानी एक तरह से कस्टमाइज होम इंश्योरेंस का जब आप ऑप्शन देंगे तो कस्टमर खरीदेगा। ये कहीं ना कहीं आईआरडीएआई कहना चाहता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन और कस्टमर का अपना से, ये नहीं कि हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, काइंड नो चलेगा। उनकी राय लेकर के उनके चॉइस से आप बनाइए, शायद बिकने लगेगा, अच्छी बात है ये। परफेक्ट, परफेक्ट। पांडे जी आप दिल्ली से हैं, राइट? जी हाँ। आपके दिल्ली में वो एक मार्केट है, बहुत फेमस है, वहां पे पेरी पेरी पराठे मिलते हैं। पेरी पेरी पराठे मिलते हैं, पेरी पेरी। तो आपने बोला पेरिल्स, पेरिल्स जो इसे पेरिल्स, पेरिल्स कहते पेरिल्स, हैं, हाँ। वो पेरी पेरी हाँ, पराठे से याद रहेगा। तो पेरिल्स जो है वो कोई भी चूज कर सकता है उसको। फायदे जो है इसके, पेरिल्स मतलब फायदे, पेरिल्स का ये फायदा मतलब निकाल होता है, सकता है, ये ये पेरिल बहुत निकाल सकता है। दो दो चीजें मैं क्लियर कर दूं, दर्शकों को सुनने में भी समझने में भी आसानी होगी। जब भी हम कोई भी रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि इस आइटम की घर में दुर्घटना होने की क्या क्या संभावना हो सकती है। तो जो कॉज ऑफ लॉस होता है, जिसके कारण की लॉस होता है, उसको पेरिल्स बोलते हैं। अब अपने घर के इंश्योरेंस में घर में जो सामान रखे हैं वो बाहर आने से भी डैमेज हो सकता है, घर में आग लगने से भी डैमेज हो सकता है। तो बाहर का आना या आग का लगना, इसी को पेरिल्स बोलते हैं, कॉज ऑफ लॉस। और एक और आइटम होता है जिसको हजार्ड बोलते हैं। हजार्ड का मतलब होता है वो सारे कारण जो पेरिल्स होने, दुर्घटना होने के कारण को बढ़ा दे। घर में आप इनफ्लेमेबल आइटम रखते हैं, आपके घर में लूज कनेक्शंस हैं,
ये खतरा बढ़ाते हैं। दीज आर द हैजार्ड्स विच कैन लीड टू ए फायर विच विल बी द कॉज फॉर द लॉस। तो हैजार्ड एंड पेरिस, ये इंश्योरेंस का छोटा मोटा क्लास भी हो गया अभी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो चलिए 5 आपने नियमों को हाईलाइट किया है, 5 नियम, और वाकई में ये जो व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है उसको वो समझेगा कि भाई मुझे तो ये बेनिफिट मिल गए। अब ये बेनिफिट्स जो है आज अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो क्या ले सकता है? क्या इफेक्टिव हो चुके हैं या समय लगेगा इसे इफेक्टिव होने के लिए? देखिए, जो गाइडलाइंस जो इशू हुआ है उसमें तो वर्ड है कि विथ इमीडिएट इफेक्ट, लेकिन जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसके लिए टेक्निकल प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। एक और, हाँ, तो वो उसके लिए तो टाइम देना ही पड़ेगा ना भाई। जैसे हमने वो बात की वो टेक्नोलॉजी वाली, हो सकता है कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास उस तरह का भी प्रोडक्ट नहीं हो तो उनको प्रोडक्ट लाने में समय लगेगा। इंटेंट ये है कि आप कीजिए। एक बात, एक और जो चीज शायद आप मिस कर रहे हैं, एक है कि ये क्लेम सेटलमेंट के बारे में बड़ा ही रिजिड और बड़ा ही अच्छा उन्होंने डिक्टेट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 24 घंटा के अंदर जब ग्राहक ने आपको क्लेम के बारे में इंटीमेट कर दिया, और ये उस संदर्भ में है जहां की सर्वेयर और लॉस असेसमेंट वाले, नहीं, सर्वेयर लोगों की नियुक्ति होती है, डेडलाइन दिया है 24 घंटे के अंदर आपको कोई एक सर्वेयर को नियुक्त करना है। ये उस हमारा सर पांचवा, ये पांचवा था, हाँ, 4 ही हमने अच्छा डिस्कस अच्छा, किए थे, ये पांचवा है। हाँ, और उस सर्वेयर को 15 दिनों के अंदर में रिपोर्ट दे देना है। रिपोर्ट लेने की जिम्मेवारी इंश्योरेंस कंपनी की है, और रिपोर्ट आने के अगले 7 दिन के अंदर में आपको क्लेम पेमेंट कर देना है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि कब से इफेक्टिव होगा, उसमें जो गाइडलाइन में ये ये आपने लिखा है, पांचवा पांचवा है, हमने 4 ही डिस्कस किए थे, पांचवा आपने हाँ गाइडलाइन बताया। क्या हाँ, बताया आपने? 24 घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट के लिए क्या? क्लेम नहीं, हाँ, मानिए कि हमारा क्लेम आ गया तो मैं, बट पहला स्टेज तो यही होता है ना कि हम इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि भाई हमारी गाड़ी थी, इसकी एक्सीडेंट हो गई, तो हम उसको क्लेम इंटीमेशन बोलते हैं। कंपनी को हम फॉर्मली आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन लिखे हमें बताना पड़ता है। तो रूल ये है, आ रहा है, आया है कि 24 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को सर्वेयर नियुक्त कर देना है। ये नहीं होगा कि 10 दिन बाद आप सर्वेयर को नियुक्त कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर सर्वेयर नियुक्त कर देना है। हाँ, क्लेम इंटीमेशन किया उसको। क्लेम ये इंटीमेशन की टाइमलाइन सेट हो 24 गया घंटे है, के अंदर, हाँ। ये और ये टाइमलाइन सेट हो गया है। टाइम लाइन दिया है, और सर्वेयर के पास 15 दिन है कि वो क्लेम का असेसमेंट करके अपनी रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को दे दे। इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी है कि वो क्लेम ले, कस्टमर उसके पीछे नहीं दौड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी है कि अपने सर्वेयर से वो क्लेम का जो असेसमेंट है वो ले लें, और क्लेम का रिपोर्ट आने के बाद, असेसमेंट रिपोर्ट आने के बाद अगले 7 दिन के अंदर आपको क्लेम का सेटलमेंट करना है। अब उसमें ये उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं सर्वेयर के नियुक्ति में भी बायसनेस रहता है। ऐसी शिकायत आती है कि कोई भी सर्वेयर आएगा वो तो कंपनी की ही बात करेगा, कस्टमर की नहीं सुनेगा। मे बी ये भी हो सकता है कि कस्टमर ने कुछ मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया हो सर्वेयर को कि मेरा क्लेम जरा बढ़ा करके कर, ऐसी शिकायतें आती हैं। उन्होंने ये कहा आईआरडीए ने कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एक सॉफ्टवेयर बनाएगी जिसमें कि सारे सर्वेयर का एड्रेस वगैरह लिखा रहेगा, और लॉटरी के सिस्टम से, उस सिस्टम से ये मतलब बताया जाएगा कि इस क्लेम को उस लोकेलिटी का कौन सर्वेयर देखेगा। यानी ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं रहेगा, बायसनेस नहीं रहेगा। मशीन के द्वारा ये तय होगा कि कौन सर्वेयर कौन सा क्लेम को हैंडल करेगा। अब इस सिस्टम को बनाने में ही रंजीत जी टाइम लग जाएगा, ये तो आज के डेट में है नहीं। करेक्ट तो करेक्ट। गाइडलाइंस आ भी गया है तो इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होने में मुझे लगता है कि 2-3 महीना का समय लग सकता थोड़ा है, समय लग और जाए। वो जिन्विन है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर के फेवर में, कस्टमर के फेवर में तो बन रहे हैं, लेकिन वो चीटिंग भी नहीं कर सकता है। कस्टमर चीटिंग भी नहीं कर सकता है, इसका गलत फायदा भी नहीं ले सकता है। इन चीजों का भी ध्यान रखा गया है। अब बिल्कुल ये बिल्कुल। जो इतने ऐतिहासिक गाइडलाइंस आईआरडीए के द्वारा बन रहे हैं, पांडे जी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में सिस्टम में क्या परिवर्तन हमें जो है देखने को मिलने वाले हैं? समाज में इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या बदलाव हमें देखने को मिलने वाले? पांडे जी। नहीं, देखिए, चीजें तो बदली हैं, और कस्टमर के ऊपर ध्यान जरूर रहता है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो या आईआरडीआई हो। लेकिन जो ये जो नए चीजें आ रही हैं, इससे चीजों का सरलीकरण हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर कोई चीज पे अमल नहीं हो रहा है तो
बिल्कुल वो ट्रैक हो जाएगा। अब ये तो आप बचा नहीं सकते ना कि नहीं नहीं हमको एप्लीकेशन मिला ही नहीं था। ऑनलाइन अगर कस्टमर ने अपने क्लेम को इंटीमेट कर दिया तो डेट रजिस्टर्ड हो गया। अब आपने 24 घंटे के अंदर में सर्वेयर नियुक्त किया है कि नहीं किया है, ये भी रिकॉर्डेड हो जाएगा। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, खास करके जो सप्लाई साइड में है, हमें कस्टमर केयर को केवल एक नारा नहीं देना है, उसको दिल से आत्मसात करना है। कस्टमर इज किंग कहने से काम नहीं चलेगा, आप कस्टमर को किंग बनाइए। वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखती है। और मेरा मानना कि इस तरह की जब चीजें आ रही, जहां ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द प्रोसेस होगा, तो प्रेशर बनेगा और चीजों का मतलब चीजों में इंप्रूवमेंट होगा, मेरा यह पूरा मानना है। और जब चीजें आसान बनेंगी तो बीमा का बिकना आज बिक रहा है ना। दिल्ली में बैठे बैठे आप अपने गांव में अपने मोटरसाइकिल का बीमा आप ले सकते हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो। पहले तो नहीं था। एक मोटरसाइकिल का बीमा लेने के लिए जिसका प्रीमियम 300-400 रुपया होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने में ही 300 रुपये का पेट्रोल और आना जाना खर्चा लग जाता था। तो चीजें बदली हैं और आने वाले समय में और बदलेंगी, मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक पांडे जी। ये जो 5 नए गाइडलाइंस को आईआरडीए के जनरल इंश्योरेंस में जो हुए हैं, उनको जो आपने हाईलाइट किया है, इसको देखकर ये समझ में आता है कि किस प्रकार से भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का हो रहा है। बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का हो रहा है। बहुत बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत ही सिस्टमैटिक वे से, बहुत ही आसान भाषा में आपने आईआरडीए के जनरल इंश्योरेंस में जो 5 नए नियमों को हाईलाइट किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। BI के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BI फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BI फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।